डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 19। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का बताने जा रहा हूँ। राइट, चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यही चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें हर चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिनका नाम है फ्रेडरिक सोरियू। उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेडरिक सोरियू जो 4 प्रिंट का एक श्रृंखला तैयार करते हैं 1848 ईस्वी में। कब करते हैं? 4 प्रिंट का एक श्रृंखला 1848 ईस्वी में तैयार करते हैं। और पहले प्रिंट में वो जो है सो अमेरिका, यूरोप के सारे लोगों को दिखाते हैं, हर महिला पुरुष को दिखाते हैं, हर समुदाय के लोगों को दिखाते हैं, हर एज ग्रुप के लोगों को दिखाते हैं। और उसमें वो कल्पना किए हैं कि जिस समय हमारा देश जो है सो, हमारा विश्व जो है सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, उस समय का दृश्य कैसा होगा। बहुत ही सुंदर दृश्य का कल्पना करते हुए उन्होंने चित्र बनाए हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे। पहले एक झलक आप लोग इस चित्र की ओर देखिए। ये जो चित्र बना हुआ है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा इसको, उसके बाद हम आगे फिर चर्चा करेंगे। ये चित्र में आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि एक लंबी कतार में लोग आगे मुड़ बढ़ रहे हैं। ये लंबी कतार में लोग हैं, है ना। और यहाँ पे एक देखिए एक मूर्ति है ना। एक मूर्ति आप देख रहे हैं, ये एक न्याय की मूर्ति है। और इस न्याय की मूर्ति में आप देखेंगे कि ये एक हाथ में जो है सो मशाल लिए हुए, न्याय का मशाल लिए हुए, और दूसरे हाथ में नागरिकों का अधिकार पत्र लिए हुए हैं। और ये सब लोग जो है सो एक मूर्ति के पीछे पीछे जा रहे हैं। और ये सारे वो लोग हैं, वो देश के लोग हैं जो लोग अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए, जो देश अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ है, उनके नागरिक पीछे हैं। और ये आगे इसका जो है इधर आगे में अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। क्यों? चूंकि 1848 के पहले अमेरिका और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी आजाद हो चुका था, वो लोग ऑलरेडी इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था, इसलिए वो आगे आगे नेतृत्व कर रहा है। और उसके बाद जो है सो फ्रांस है, यहाँ पे जो फ्रांस है, उसके पीछे जर्मनी है, फिर आपका उसके पीछे जो है सो बहुत सारे देश है। उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग एक एक करके सब कुछ विस्तार से देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग और देखते चलते हैं। इसमें और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रांतिकारी है। एक आपका फ्रेडरिक सोरियू तो है ही, फ्रेंच आर्टिस्ट, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी। इसमें आप पढ़ेंगे जूसेपी मैगजीनी के बारे में। वो एक इटली का बहुत बड़ा क्रांतिकारी है और 2 सीक्रेट सोसाइटीज का भी वो स्थापना करता है, एक यंग इटली और यंग यूरोप का, है ना। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, है ना। बहुत सारी चीजें इस प्रकार से हम लोग को पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग और शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। हम लोग सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे नया वर्ड है जिसके बारे में देखेंगे, और ये जो वर्ड है वो है अब्सोल्यूटिस्ट। अब अब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं। इसका मतलब होता है निरंकुशवाद। और निरंकुशवाद किसको कहते हैं? तो जिस सरकार, जिस पर वैसी सिस्टम व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, उसको हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। उस प्रकार की जो है सो तानाशाही सरकार, तानाशाही राजतंत्र सरकार जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, वो अपना मनमाना करता हो, उसको हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। और उस प्रकार के व्यवस्था को निरंकुशवाद कहते हैं। और उस प्रकार के सरकार को हम लोग जो है सो राजशाही, राजशाही निरंकुशवाद सरकार कहते हैं, है ना। तो देखिए कहता है लिटरली क्या मतलब होता है? अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड, है ना। गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नमेंट और द सिस्टम विच हैज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर, है ना, ऑन हिज पावर। अगर किसी सरकार या व्यवस्था पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो उसको हम लोग निरंकुशवाद कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब्सोल्यूटिस्ट कहेंगे, है ना। A government or system of rule that has no restrictions on the power exercised, such kinds of system is known as absolutist. याद रहेगा, a government or system of rule that has no restrictions, है ना, या restraints,
रिस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर एक्सरसाइज दैट इज नॉन एज एब्सोल्यूटिस्ट। इन हिस्ट्री, इतिहास में आप देखेंगे द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट, इसको हम लोग मोनार्कियल गवर्नमेंट के नाम से भी रेफर करते हैं। दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड इरिप्रेसिव, वो सेंट्रलाइज था, केंद्रीकृत होता है, और मिलिटराइज होता है मतलब सेना का पावर होता है यहाँ, है ना। सेना जो है सो सैन्य दल के साथ होता है, मतलब आप कुछ गलत करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होगा, सेना कार्रवाई करेगी। और ये जो है सो रिप्रेसिव होता है, बहुत ही जो है सो तानाशाही होता है, मतलब बहुत ही जो है सो दबाव देता है जनता को, बहुत ही परेशान करता है ना। यूटोपिया, यूटोपिया का है ये एक काल्पनिक वर्ड। यूटोपिया का मतलब होता है कोई चीज काल्पनिक होना, मतलब वास्तविक नहीं है लेकिन कल्पना जब किया जाता है। तो फ्रेडरिक सोल्यू भी जो अपना चार प्रिंट का एक श्रृंखला तैयार करते हैं, वो एक काल्पनिक श्रृंखला है, वो वास्तव में उस समय एग्जिस्ट नहीं था, है ना। चलिए, तो यूटोपिया के बारे में कहता है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। एक ऐसा विजन है ना, जो आइडियल तो है, बढ़िया है, लेकिन जो है सो एक्चुअली एग्जिस्ट जो है सो नहीं है ना। अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं है। चलिए हम लोग अब एक एक करके पढ़ते हैं। 1848 में फ्रेडरिक सोल्यू ने, यहाँ पर देखिए, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स, जो सपना था विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक सामाजिक गणतांत्रिक का, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक सामाजिक गणतांत्रिक का जो सपना था फ्रेडरिक सोल्यू का, जिसमें उन्होंने 4 प्रिंट का एक श्रृंखला तैयार किया, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। ये क्या था? राष्ट्रों के बीच संधि का जो पैक्ट था, है ना, राष्ट्रों के बीच संधि जो था, है ना, वो एक तैयार करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोल्यू। फ्रेडरिक सोल्यू के द्वारा जो है सो तैयार किया जाता है 4 प्रिंट का एक श्रृंखला, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, तो देखिए क्या कहता है, फ्रेडरिक सोल्यू जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, 1848 में एक 4 प्रिंट का श्रृंखला तैयार करता है, और क्या उसमें क्या दिखाता है, उसमें विजुअलाइज करता है, कल्पना करता है किसका? एक डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक वर्ल्ड का, एक डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक वर्ल्ड की कल्पना करते हुए फ्रेडरिक सोल्यू ने 4 प्रिंट का एक श्रृंखला तैयार किया, है ना। इन 1848 Frederick Sorio, who was a French artist, he prepared a series of 4 prints visualizing the dream of the democratic and social republic world. Social republic और democratic world की कल्पना करते हुए 4 प्रिंट का एक श्रृंखला जो है सो फ्रेडरिक सोल्यू ने तैयार किया 1848 ईस्वी में। फ्रेडरिक सोल्यू जो थे वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, है ना। चलिए आगे कहते हैं, अब कहता है कि वो पहला प्रिंट में क्या दिखाए? पहला प्रिंट में उन्होंने यूरोप और अमेरिका के सभी लोगों को दिखाया, वहां के सारे महिला पुरुष को दिखाया, वहां के सारे उम्र के लोगों को दिखाया, और सारे सामाजिक ग्रुप के लोगों को दिखाया है ना। जो अब 4 प्रिंट का एक श्रृंखला तैयार किया, तो पहला प्रिंट में क्या दिखाया उन्होंने? पूरे अमेरिका और यूरोप के लोगों को दिखाया, वहां के जितने भी महिला पुरुष थे सबको दिखाया है, वहां के जितने भी अलग अलग जितने भी ग्रुप के लोग थे, मतलब जितने एज ग्रुप्स के लोग थे वो सबको दिखाया, और सोशल ग्रुप्स के लोगों को भी दिखाया, विभिन्न सामाजिक ग्रुप के जो लोग थे वो सबको दिखाया। किस प्रकार से दिखाया? तो एक मार्च करते हुए दिखाया है ना। देखे होंगे आप फिगर में कि लोग मार्च करते हुए आगे बढ़ रहा है, और यहाँ ये जो नीचे में आपको दिख रहा है ये सब राख है उस फ्लैग का, जो जिस समय निरंकुशवाद लोगों का शासन था तो उनका जो फ्लैग था उसी का ये राख पर से जो ये लोग जो है सो गुजर रहे हैं अपने राष्ट्र ध्वज को लिए हुए, है ना। आपको बताए थे हम सबसे पहले जो है सो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है, चूंकि वो लोग स्वतंत्र राष्ट्र है, उसके पीछे आपका जो है सो अपना क्रांतिकारी झंडा लिए हुए फ्रांस के लोग हैं, और फ्रांस के पीछे एक तिरंगा झंडा लिए हुए आपका जर्मनी के लोग हैं, और जर्मनी के लोगों का झंडा का रंग है ब्लैक, रेड और गोल्डन, है ना। जर्मन लोगों के फ्लैग का कलर क्या है? ब्लैक, रेड एंड गोल्डन। चलिए देखिए क्या कहता है, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, लंबा एकदम ट्रेन के जैसा
कैसा देखिए एकदम, है ना, लंबा एकदम, है ना, लंबा एकदम यात्रा कर रहे हैं और ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का जो मूर्ति को जो है सो वंदना करते हुए, होमेज मतलब उसकी वंदना कर रहे हैं, स्वतंत्रता की मूर्ति को वंदना करते हुए, है ना, स्वतंत्रता की मूर्ति का वंदना करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है कि ये लोग जो है सो ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है किसका लिबर्टी, न्याय की मूर्ति का, है ना, न्याय की मूर्ति का जो है सो वंदना करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम द फ्रेंच मिशनरी पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज फीमेल फिगर। और आप अगर पिछले आप पढ़े होंगे, पिछले अध्याय कक्षा में तो आप देखे होंगे कि फ्रांस में भी जो है सो देश की स्वतंत्रता को फीमेल एलिगोरी से जो है सो पर्सोनिफाई किया गया था, है ना। इन फ्रांस ऑल्सो यू माइट हैव सीन दैट ये फ्रेंच फ्रीडम वाज पर्सोनिफाइड एज द फीमेल फिगर, फीमेल फिगर से जो है सो पर्सोनिफाई किया गया था, किसको, है ना, पर्सोनिफाई किया गया था फ्रांस की फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी फीमेल फिगर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी को फ्रेंच फीमेल फिगर से पर्सोनिफाई किया है। आगे कहता है here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand। यहाँ तक कि टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, है ना, न्याय का जो मशाल लिए हुए है, न्याय का मशाल एक हाथ में लिए हुए है और दूसरे हाथ में क्या लिए हुए, वो मूर्ति जो देखे थे महिला का फीमेल एलिगोरी का जो मूर्ति था उसमें आप देखे थे कि एक हाथ में न्याय का मूर्ति, एक हाथ में जो है सो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट लिए हुए है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ मैन लिया हुआ है, मतलब जो है सो लोगों के अधिकार पत्र लिया हुआ है ना। एक हाथ में न्याय का मशाल लिए हुए है और दूसरे हाथ में जो है सो मानव अधिकार पत्र लिया हुआ है ना, मानव का अधिकार पत्र लिया हुआ है। तो आप देखे भी होंगे फिगर में, है ना, यहाँ आप देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड, एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट ली हुई है और दूसरे हाथ में लिए हुए है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मानव के अधिकार पत्र दूसरे हाथ में लिए हुए है ना। ऑन द अर्थ in the foreground of the image lies shattered remains of the symbols of absolutist institutions। अब क्या कहता है कि ये अर्थ पे जो देखा जा रहा है कि ये क्या कहता है, ये सब किसके विरोध में है, ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो था उसके विरोध में ये सब जा रहा है। और सोरियू का जो है यूटोपिया विजन हमने बताया फ्रेडरिक सोरियू के द्वारा 4 प्रिंट का एक श्रृंखला तैयार किया गया था, उसके बारे में कहा जा रहा है। ध्यान से देखिए आप लोग, क्या कहता है कि जो है सो इन सोरियूस यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि यूटोपिया का जो विजन है सोरियू का, उसमें जो है सो लोग जो उस मार्च में जो मूव कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही देश के लोग नहीं है, विभिन्न देश के लोग उसमें मार्च कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और उसका विजन क्या था, लोगों में भाईचारा उत्पन्न करना, विश्व में जो है सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, विश्व पूरा विश्व को जो है सो प्रजातांत्रिक और गणतांत्रिक बनाना, यह उनका उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को लेकर के वो 4 प्रिंट का एक श्रृंखला तैयार किए थे, है ना। क्या कहता है, इन सोरियूस यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द, इन सोरियूस यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। लोग जो है सो अलग अलग राष्ट्र से लोग वहां पे जो है सो इकट्ठा हुए थे, अलग अलग राष्ट्र के लोगों को वो दिखाया, ये नहीं कि खाली एक ही राष्ट्र के लोग को, है ना। फ्रेंच आर्टिस्ट वो जरूर थे, फ्रांस के आर्टिस्ट जरूर थे, लेकिन वो सिर्फ फ्रांस के बारे में ही नहीं, वो पूरा यूरोप और अमेरिका के पूरा अलग अलग देश के लोगों को दिखाया है अपना जुलूस में, अपना वो जो दिखाए हैं, है ना, जो मार्चिंग में दिखाया उसमें सबको दिखाया है। और वो सब अपना अपना झंडा से उन लोगों को पहचाना जा रहा था, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, उनको अपना झंडा से वो हर लोगों को पहचाना जा रहा था कि वो किस देश के हैं, उनका पोशाक से, उनका झंडा से, उनका कपड़ा से पहचाना जाता था कि वो किस देश के हैं, है ना। और नेशनल कस्टम, उनका राष्ट्र जो पोशाक था उससे पहचाना जाता था, उनका झंडा से पहचाना जाता था।
अब इसको जो लीड कर रहा था, लीडिंग द प्रोसेसन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब जो है सो इस प्रोसेसन को लीड करते हुए आगे जो है सो लिबर्टी के स्टैच्यू से पार कर रहे हैं लोग, है ना। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड सबसे आगे था, मैंने आपको बताया। क्यों? चूंकि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड उस समय जो है सो आपका बन चुका था, ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुका था, मतलब स्वतंत्र हो चुका था। उसके बाद फ्रांस जो है सो लिबर्टी का ध्वज लिए हुए आगे जो है सो बढ़ रहा था, फ्रांस। और फ्रांस के बाद जो है सो फ्रांस भी अपना रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर लेकर के आगे बढ़ रहा था, है ना। फ्रांस जो है सो अपना रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर लेकर के आगे बढ़ रहा था। और उसके जस्ट पीछे, है ना, हैड जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू, हाँ, शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी के लोग जो है सो इसके जस्ट पीछे, किसके पीछे? आपका फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग जो है सो अपना झंडा लेकर के बढ़ रहे थे। उनका जर्मनी के लोगों का झंडा का रंग था ब्लैक, रेड और गोल्डन। गोल्ड फ्लैग था, ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का था। जर्मनी के लोगों का झंडा ब्लैक, रेड और गोल्ड या गोल्डन कलर का था। पूछा जाएगा कि जर्मनी के लोगों का झंडा किस कलर का था, तो ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का था। जर्मनी के लोग किसके पीछे थे, तो फ्रांस के जस्ट पीछे जर्मनी के लोग थे। और फिर जर्मनी के पीछे जो है सो ऑस्ट्रिया के लोग थे। उसके बाद दो ठो सिलिसिया किंगडम का लोग थे, लंबोडी था, फिर पोलैंड था, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया। ये सब जो है सो उस जुलूस में जो है सो दिखाया गया है कि मूव कर रहे हैं। सबसे आगे किसको दिखाया गया? अमेरिका और स्विट्जरलैंड को, चूंकि वो लोग उस समय ऑलरेडी इंडिपेंडेंट नेशंस बन चुके थे। उसके बाद जो फ्रंट में दिखाया गया, सबसे सामने जो जा रहा है वो है फ्रांस, है ना। क्या है? फ्रांस है। उसके बाद आपका दिखाया गया है, उसके बाद आपको दिखाया गया है फ्रांस के बाद आपका है जर्मनी, जर्मनी के बाद आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद दो सिलिसिस किंगडम, उसके बाद लंबोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया। लंबोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और रशिया, हंगरी और रशिया को दिखाया गया है। तो देख लीजिए कौन कौन सा देश है ना, कौन कौन सा देश को दिखाया गया है। अब देखिए जर्मनी वगैरह ये सब जो है तो उस समय तक यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं था। क्या कर रहा है कि सोयू ने जो अपना फिगर दिखाया है, उस फिगर में दिखाया है कि उस समय तक जर्मनी जो है सो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं था, यूनाइटेड नेशंस नहीं बना था, है ना। यूनाइटेड नेशंस अभी तक जो है सो जर्मनी नहीं बना था। द फ्लैग दे कैरी is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation states under democratic constitutions। अब ये लोग उस समय राष्ट्र बड़ा हुआ नहीं था, लेकिन ये आशा से जा रहा था कि जो विभिन्न भाषा के लोग बोलने वाले वहां थे, वो लोग सब इस आशा से जा रहे थे कि जो हमारा देश में डायनेस्टिक रूल है, मतलब राजा का जो शासन है ना, उसको हटा करके हमारे देश में भी जो है सो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर में हमारा देश चलना चाहिए, हमारा देश भी प्रजातांत्रिक होना चाहिए। इस प्रकार की उम्मीद के साथ जो है सो जर्मन लोग भी जो है सो आगे बढ़ रहे थे। और जर्मन लोग के पीछे पीछे फिर था आपका ऑस्ट्रिया के लोग जर्मन के लोगों के पीछे था। फिर दो ठो सिलिसिया किंगडम के लोग थे, लंबोर्डी के लोग थे, पोलैंड के लोग थे, है ना। ऑस्ट्रिया टू सिलिसिया किंगडम्स, लंबोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया। लंबोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग भी इस जुलूस में दिखाए गए हैं। From the heavens above Christ, saints and angels gaze upon these scenes। क्या कहता है कि स्वर्ग से जो है सो, स्वर्ग से जो है सो जीसस क्राइस्ट, है ना, और संत लोग, सेंट्स लोग, साधु लोग, एंजल्स लोग, ये सब टकटकी लगा करके इस जुलूस को देख रहे थे, है ना। ये इसका कल्पना में दिखाया है, ये प्रदर्शित किया है कि स्वर्ग से जो है सो जीसस क्राइस्ट, संत और एंजल्स लोग सब जो है सो टकटकी लगा करके इस जो है सो ये जो क्या है, ये जो मार्च कर रहे हैं लोगों के मार्चिंग को देख रहे थे। They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations of the world।
और वो लोग को किस लिए यूज किया गया है? वो फ्रेडरिक सोल्यू ये बताने का कोशिश किया है कि पूरा विश्व में भाईचारा होगा जब डेमोक्रेटिक होगा, जब पूरा विश्व डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा तो पूरा विश्व में भाईचारा होगा। ये जो राजा लोग का शासन है, निरंकुशवाद शासन, ये समाप्त हो जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये काल्पनिक चित्र का निर्माण किए थे कौन? फ्रेडरिक सोल्यू ने, है ना, फ्रेडरिक सोल्यू ने। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम लोग इस प्रकार की बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। फ्रेडरिक सोल्यू बहुत सारे देश के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से देश जो है सो स्वतंत्र हुआ, जैसे आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, और भी बहुत सारे देश हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक अर्नेस्ट रेनन के बारे में। जैसे अभी हमने आपको बताया फ्रेडरिक सोल्यू के बारे में, वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उसी प्रकार से अर्नेस्ट रेनन जो थे वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। अर्नेस्ट रेनन जिनका समय था 1823 से लेकर के 1892 तक, और 1882 में सबोर्न यूनिवर्सिटी में जो है सो एक सभा हुई थी, एक नेशन के ऊपर जो है सो व्याख्या के लिए लोगों को बुलाया गया था। वहां पे बहुत सारे फिलोसोफर्स लोग गए थे। अब सब फिलोसोफर्स अपना अलग अलग जो है सो व्याख्या दे रहे थे नेशन का। कुछ लोग का कहना था नेशन का मतलब है जहां लोग एक समान दिखते हों, एक नस्ल के लोग हों। कुछ लोग का कहना था कि जहां पे लोग एक धर्म के हों। कुछ लोग का कहना था कि जहां पे लोग एक क्षेत्र के हों, उसको हम राष्ट्र कहते हैं। ये सब का जो डिफिनेशन था वो सबको जो है सो विरोध करते हुए अर्नेस्ट रेनन ने अपना डिफिनेशन एक बिल्कुल ही अलग तरीके से दिया। उन्होंने कहा नेशन का मतलब ये नहीं है कि एक नस्ल के लोग हों, एक धर्म के लोग हों, है ना, बल्कि बिल्कुल ही वो अलग तरीके से डिफिनेशन दिए थे, है ना। वो अलग ही तरीके से भाषण दिए। वो बोले कि नहीं, राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि एक समान दिखने वाले लोग हो। राष्ट्र का मतलब है कि एक समान फीलिंग हो लोगों में, एक समान अतीत को देखा हो, वहां शौर्य हो, शहीद हो, बलिदानों का बलिदान किया हो, त्याग किया हो लोग, है ना, जिनका अतीत से हम गुजरा हो, जिन्होंने अतीत में संघर्ष किया हो, त्याग किया हो, बलिदान किया हो, तो वो राष्ट्र है ना। देखिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। लेक्चर दिया जा रहा था, है ना, 1882 में। इनका समय था 1823 से 92 तक। अर्नेस्ट रेनन का, वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, और लेक्चर कहाँ दिया जा रहा था? सबोर्न यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे दिया जा रहा था स्टूडेंट्स? जो राष्ट्र पर, राष्ट्र क्या है इसके ऊपर जो लेक्चर दिया जा रहा था वो दिया जा रहा था सबोर्न यूनिवर्सिटी में 1882 में। 1882 में सबोर्न यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया जा रहा था, और वहीं पे अर्नेस्ट नाम के एक फ्रेंच फिलोसोफर ने भी पार्टिसिपेट किए थे, और वो बिल्कुल ही अलग तरीके से नेशन को परिभाषित किए, है ना। वो क्या कहता है? आउटलाइन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स अ नेशन। द लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज फेमस ऐसे टाइटल, है ना। और उनका जो लेक्चर था राष्ट्र पर जो भाषण लेक्चर दिए थे अर्नेस्ट रेनन, वो एक प्रसिद्ध निबंध में उसको प्रकाशित किया गया, और उस निबंध का नाम ही दिया गया व्हाट इज नेशन। नेशन क्या है? एक निबंध प्रकाशित किया गया, एक बहुत प्रसिद्ध निबंध प्रकाशित किया गया। किनके लेक्चर के आधार पर? अर्नेस्ट रेनन के लेक्चर के आधार पर, और उस निबंध का नाम ही रखा गया व्हाट इज नेशन। राष्ट्र क्या है, ये नाम ही रख दिया गया, है ना। इन दिस essay Renan criticized the nation suggested by others that is a form by common language। अब इस जो ये जो ऐसे लिखा गया था, ये जो अपना ऐसे लिखे थे राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्र क्या है, या राष्ट्र के ऊपर जो भाषण दिए थे अर्नेस्ट रेनन, उसमें वो सभी भाषणों को क्रिटिसाइज किए। कौन कौन? कुछ लोग का कहना था कि कॉमन लैंग्वेज, जहां मतलब एक समान भाषा बोला जाता है वो राष्ट्र है, तो बोला नहीं, ये गलत है। जहां एक नस्ल के लोग हैं, एक रेस के लोग हैं, मतलब एक कलर के लोग हैं, एक नस्ल के लोग हैं, उसको राष्ट्र कहते हैं, ये भी बोला नहीं है। एक धर्म के लोग हैं उसको राष्ट्र कहते हैं, बोला ना। बोला जहां एक क्षेत्र के लोग हैं, बोला ना। जहां एक लैंग्वेज के लोग हैं राष्ट्र है, नहीं। जहां एक रेस के लोग हैं राष्ट्र है, नहीं। जहां एक रिलीजन के लोग हैं राष्ट्र है, नहीं। जहां एक टेरिटरी के लोग हैं राष्ट्र है, नहीं। बल्कि उन्होंने एक अलग तरीके से राष्ट्र का परिभाषा दिया। बोला a nation is a culmination, a nation is a culmination, a nation is a culmination of a long past endeavors। अतीत में जो संघर्ष किया है ना, एक लंबे अतीत में जो संघर्ष किया है, सैक्रिफाइस किया है, बलिदान दिया है, और भक्ति का प्रतीक है
है ना, अतीत के संघर्ष, बलिदान और भक्ति का प्रतीक है राष्ट्र, है ना, ये सब का प्रतीक है। अ हेरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, या एक ग्रेट मैन, महान लोगों का ग्लोरी, है ना, जो एक हेरोइक पास्ट मतलब एकदम जो प्राचीन समय में बहुत ही लोग जो बलिदान दिए हो, जहां पे जो है सो गुणगान किया जाता हो महापुरुषों का, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया हो, है ना, जहां महान लोग हो, है ना, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसेस अ नेशनल एरिया, है ना। क्या कहता है कि राष्ट्र का जो विचार है वो सामाजिक सोशल कैपिटल पे आधारित होना चाहिए। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, जिनके पास अतीत में एक समान ग्लोरीज था। टू हैव कॉमन प्रेजेंट इंटरेस्ट, जिनके पास प्रेजेंट में टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, अतीत में जो एक समान चीजें देखी और प्रेजेंट में जिनकी सबकी एक इच्छा हो, एक समान इच्छा होना चाहिए और एक साथ होना चाहिए, है ना। टू परफॉर्म ग्रेट डिड्स टुगेदर, जो एक साथ हो और जिनका थिंकिंग भी एक हो, जिनका विचार एक हो। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और अभी भी जो और जो है सो देश के बारे में सोचते हो। These are the essential conditions of being a people. A nation is therefore a large scale solidarity. इस प्रकार क्या कहता है कि जहां पे सलाह जो है सो आम जनता के द्वारा लिया हो जाना हो, मतलब जहां पे सलाह वहां के निवासी द्वारा लिया जाए, है ना, उस प्रकार के चीज को हम लोग राष्ट्र कहते हैं। और यहाँ पे कहता है नेशन इज देयरफॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। इस प्रकार से नेशन क्या है, एक लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है और इसका एग्जिस्टेंस इज डेली प्लेबिसाइट, है ना। अब प्लेबिसाइट क्या है, एक नया वर्ड आया, इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए। प्लेबिसाइट का मतलब होता है अप्रोविंसेस। देखिए प्लेबिसाइट का यहाँ पे दिया हुआ भी है। प्लेबिसाइट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्लेबिसाइट क्या है ना, प्लेबिसाइट का मतलब होता है डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रोपोजल। डायरेक्ट जहां पे वोट होता है, जहां पे उस क्षेत्र के सारे लोगों से पूछा जाता है कोई प्रोपोजल को या तो एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्लेबिसाइट, है ना। प्लेबिसाइट मींस अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रोपोजल, राइट। चलिए हम लोग अब इसमें और ये सब देख लेते हैं थोड़ा, ये तो आप लोग देख लिए, है ना। क्या कहता है, अ प्रोविंसेस इज इट्स इनहैबिटेंट्स, और जो प्रांत है वो उनका आवास है। प्रांत जो है वो उनका आवास है, वहां के रहने वाले लोगों का आवास है प्रांत जो है तो राष्ट्र में उनका आवास है ना। इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड, अगर किसी से सलाह लेने की जरूरत है तो ये वहां के निवासियों से सलाह लेने की जरूरत है। इट इज द इनहैबिटेंट, ये कौन है, वहां के निवासी है, वहां के निवासी से सलाह लिया जाना चाहिए। A nation never has any real interest or in annexing or holding on a country against its wishes. और राष्ट्र में कभी भी वहां के जनता के इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं होना चाहिए। नेशन का मतलब ये नहीं है कि जहां एक नस्ल के लोग हैं। नेशन का मतलब है कि जनता से राय विचार लेना चाहिए, जनता के अनुसार से देश चलना चाहिए। The existence of nations is a good thing. राष्ट्र का होना एक अच्छी बात है और ये जरूरत भी है, एक अच्छी बात भी है और एक जरूरत भी है, a necessity even, और ये जरूरी भी है। Their existence is guarantee of liberty, और उनका जो एग्जिस्टेंस है ना, किनका एग्जिस्टेंस जो है राष्ट्र की उपस्थिति ही, है ना, राष्ट्र की उपस्थिति ही स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर आपके पास एक स्वतंत्र राष्ट्र है तो वही आपकी स्वतंत्रता का गारंटी है, आपकी फ्रीडम का गारंटी है, लिबर्टी का गारंटी है ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज द गारंटी ऑफ लिबर्टी which would be lost if the world had only one law and one master. अब अगर ये खत्म हो जाएगा क्या, ये लिबर्टी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगा कब, अगर विश्व में सिर्फ एक ही कानून होगा और एक ही शासक होगा।
अगर विश्व में सिर्फ एक ही कानून होगा, एक ही शासक होगा, तो ये स्वतंत्रता पुनः खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए ये देखें आप लोग, अब इस पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए क्या कहता है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे इश्यूज, सोल्यूज के फिगर 1 के बारे में पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में किस प्रकार से राष्ट्रवाद जो है सो उभर करके आती है, और राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले यूरोप में जो है सो फ्रांस से ही जो है सो उत्पन्न हुआ था, और फ्रांस से ही फिर धीरे धीरे पूरा विश्व में फैला था। हालांकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड वो सब पहले से ही स्वतंत्र जो है सो नेशंस थे, है ना। क्या कहता है, ड्यूरिंग द 19th century in this chapter we will deal with many of the issues visualized by Soryu in figure 1। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर जो है सो पढ़ेंगे, डील करेंगे जो विजुअलाइज किया गया था सोर्यू के द्वारा फिगर 1 में, है ना। 19वीं शताब्दी के दरमियान नेशनलिज्म जो है सो नेशनलिज्म बहुत ही बड़ा व्यापक रूप ले लिया था विश्व स्तर पे, है ना। फोर्स which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में, है ना, मानसिक और राजनीतिक रूप से बहुत बदलाव हो गया था यूरोप में। जहां पे राजा लोगों का शासन था वो सब बदल करके जो है सो प्रजातंत्र हो रहा था, सारा देश जो है सो डेमोक्रेटिक हो रहा था। और अंत में देखेंगे द इन रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। अंत में हम लोग क्या देखेंगे, और इसमें देखेंगे कि अब बहुत सारे नेशन स्टेट्स का जो है सो इमरजेंस होता है, बहुत सारे राष्ट्र जो है सो उभर करके आते हैं, बन करके आते हैं। किसके जगह पे, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक के जगह पे, है ना, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स के जगह पे। जो बहुत सारे जो है सो साम्राज्य में जो बटा हुआ था, है ना, देश, है ना, कोई बड़ा साम्राज्य था, कहीं छोटा साम्राज्य था, वो सबको जो है सो विलुप्त होते हुए आप देखेंगे, है ना, 19वीं शताब्दी में। और देखेंगे कि किस प्रकार से नए नए राष्ट्र का उदय हो रहा है। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over long period of time in Europe। आप यहाँ देखेंगे जब राजा लोग का शासन था तो एक सेंट्रलाइज पावर होता था, और वहां पे जो है सो सेना लोग जो है सो सेना को आदेश देता था, राजा के आदेश पे ही सब काम होता था, है ना। ये सब चीज देखेंगे। लेकिन बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस एंड डू नॉट रूलर्स। लेकिन नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेजॉरिटी की क्या होता है, नागरिक का मेजॉरिटी होता है। नेशन स्टेट्स में नागरिक जो है सो प्रधान होते हैं, है ना, शासक नहीं। इसका शासक जो है सो मेजॉरिटी, मतलब जैसे राजतंत्र में आप देखिए कि शासक जो चाहता है वो करता है, लेकिन प्रजातांत्रिक में जनता के अनुसार से शासन चलता है, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है ना। Came to develop a sense of common identity and shared history or descent। यहाँ पे लोगों में कॉमन आइडेंटिटी होता है, जैसे हम लोग भारत के लोग हैं तो हम लोग का एक पहचान है कि हम भारतीय हैं। लेकिन राजा के लोग शासन के समय कोई आपका पहचान नहीं था, राजा जैसे चाहता आपके ऊपर शोषण करता। This commonness did not exist from time immemorial, it was forged through struggle। अब क्या कहता है, ये कॉमननेस जो है, ये जो एक है हम लोग का पहचान है कि हम एक भारतीय हैं, ये अपने आप नहीं आया, है ना। ये कोई पहले से नहीं था, ये इमेमोरियल नहीं था, ये बहुत ही लंबा संघर्ष के बाद, बहुत ही लंबा संघर्ष करने के बाद, बहुत ही, हाँ, और हमारे नेता लोग के संघर्ष के बाद बहुत लंबा स्ट्रगल चला है। इट वाज फोर्ज्ड, इसका निर्माण हुआ, है ना, इट वाज डेवलप्ड थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स लोग के एक्शन से, है ना, स्ट्रगल से, और कॉमन पीपल के, हाँ, लीडर्स लोग के एक्शन, और साधारण लोगों के भी एक्शन। जब लीडर लोग लीड करते थे तो साधारण लोग भी उसके पीछे पीछे उस कार्य में लग जाते थे, तब जो है सो हम लोगों को ये प्राप्त हुआ है। This chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism came into being in the 19th century Europe। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, है ना, राष्ट्र का निर्माण का प्रोसेस, जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, फ्रांस का तो इसमें नहीं देखेंगे हम लोग, जर्मनी, इटली, उसके बाद और भी है आपका
और दो चार राष्ट्र है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना, किस प्रकार से होता है और राष्ट्रवाद की भावना कैसे जो है 19वीं शताब्दी में लोगों में आती है ना। राष्ट्रवाद की भावना आने के प्रति भी बहुत सारे कारण था, है ना, वो सब चीज हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके सब देखेंगे स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिए फ्रांस की क्रांति जो आप पढ़े होंगे 1789 में हुआ था। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है सो घटित हुआ था, है ना। पेरिस के शहर में ये र्यूमर फैला था कि जो है सो राजा ने सिटीजन्स पे अटैक करने का आदेश दे दिया है, जिसके वजह से जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए थे और वहीं से जो है सो रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। तो वो हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, देखिए कहता है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र के विचार, है ना, आइडिया ऑफ नेशन, राष्ट्र का विचार कैसे आया, फ्रांस की क्रांति के बारे में भी हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं एक एक करके, हम लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। सब कुछ यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। फिगर 2 में देखिए द कवर ऑफ जर्मन अलमांस डिजाइन बाय द जर्नलिस्ट, है ना। ये फिगर के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ आप लोग एक एक करके ध्यान से देखते जाइएगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो स्टूडेंट्स। चलिए देखिए क्या कहता है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। 1789 में फ्रांस की क्रांति से ही जो है सो सबसे पहले जो है सो क्लियर एक्सप्रेशन हुआ नेशनलिज्म का। क्लियर एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस, है ना, एज यू वुड रिमेंबर वाज फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट्स। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस जो है सो एक टेरिटोरियल स्टेट था, है ना, और अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क, निरंकुशवाद राजतंत्र के अंदर में जो है सो निरंकुशवाद, राजा, वहां का जो राजा था वो बहुत ही निरंकुशवाद था और वहां का जो सोसाइटी था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, है ना। और राजा जो है सो 3rd स्टेट के लोगों को कोई वैल्यू नहीं देता था, जबकि 90% जनसंख्या 3rd स्टेट का था और सारा टैक्स भी जो है सो 3rd स्टेट के लोगों पे लगा दिया था। तो बहुत सारी चीजें थी, उसके बारे में देखेंगे। The political and the constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। अब क्या कहता है, जो constitutional changes हुआ, है ना, राजनीतिक और जो है सो आपका पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो आया फ्रांस की क्रांति के बाद, उससे जो है सो क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी। अब मोनार्की से जो है सो सोवरेनिटी में पावर ट्रांसफर हो गया। संप्रभुता में पहले मोनार्की था, अब संप्रभुता आ गया, मतलब जनता को भी अधिकार दिया जाने लगा, है ना, है ना। किसके बीच, जनता के बीच, वहां के नागरिकों के बीच में जो है सो मोनार्की से सोवरेनिटी में ट्रांसफर होने लगा पावर। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its dignity। अब जो रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति वहां हुआ, जो आंदोलन हुआ, उसमें ये प्रोक्लेम किया गया, मतलब ये कहा गया ये, हाँ, कि जो है सो अब जो है सो जनता जो है सो, हाँ, क्या करेगा, पीपल हु वुड henceforth constitute, मतलब कंस्टिट्यूट करेगा, है ना, और नेशन को शेप देगा, है ना, इसकी डेस्टिनी को शेप देगा। कौन, जनता, मतलब राजा के अनुसार से देश नहीं चलेगा, अब जो है सो जनता के अनुसार से चलेगा। और बिगिनिंग से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, द फ्रेंच revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people, है ना। अब फ्रेंच पीपल के क्या कहता है कि शुरुआत से ही फ्रांस की जो क्रांतिकारी लोग थे वो लोग जो है सो इंट्रोड्यूस कर रहे थे बहुत सारे मेजरमेंट्स का, है ना, बहुत सारा मेजर्स ऑफ प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। किस लिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब फ्रेंच लोगों के बीच में एक सेंस होना चाहिए, एक अपना कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस, अपनी एक पहचान होनी चाहिए, अपना एक पहचान हो उन लोगों के बीच में। इसके लिए पहले से ही ये लोग बहुत सारे मेजर्स ऑफ प्रैक्टिस जो है सो क्रिएट कर चुके थे, है ना, फ्रेंच पीपल के लोगों के बीच में। अब यहाँ कहता है द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक। ला पैट्रिक का मतलब होता है फादरलैंड, है ना, पितृभूमि को, जहां पे पिता की प्रधानता हो, वो ला पैट्रिक हो गया, है ना। ला पैट्रिक मतलब फादरलैंड, पिता का लैंड, पिता का भूमि,
ला पैट्रिक ये फ्रेंच वर्ड है, ला पैट्रिक मतलब फादरलैंड, और ली सिटोइन मतलब होता है सिटीजन, जनता, ली सिटोइन सिटीजन, जनता। Emphasizes the nation of united community enjoying equal rights under a constitution। ये सब जो है सो हाँ एंजॉय कर रहा था, है ना। Emphasizes the notion, notion मतलब विचार, है ना। ये सब क्या चीज पर जोर दे रहा था, एक यूनाइटेड कम्युनिटी के ऊपर जो है सो विचार पे जोर दे रहा था, जहां पे सबको एक समान अधिकार मिले, है ना। जहां पे संविधान में सबको एक समान अधिकार दिया जाना चाहिए, इन सभी चीजों पर ये जो है सो जोर दे रहे थे, है ना। आगे देखिए क्या कहता है, इन सब चीजों पे जोर दिया जा रहा था। आगे कहता है हाँ द नोशन यूनाइटेड इक्वल राइट्स अंडर अ न्यू फ्रेंच फ्लैग। अब फ्रांस में भी एक नया जो है सो ट्राई कलर का निर्माण किया गया था। आप इसमें शुरू में देखे थे एक ट्राई कलर जो है सो जर्मनी का भी था, जिसका रंग ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का था, गोल्डन कलर का था, है ना। अब जर्मनी का भी एक नया फ्लैग जो है सो चुना गया, है ना, जिसको ट्राई कलर बोला गया। और ये है ना, देखिए क्या कहता है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। पहले का जो रॉयल स्टैंडर्ड था राजा लोग का, उसको जो है सो उसके जगह पे एक नया फ्लैग का चुनाव किया गया, एक नया तिरंगा को जो है सो चूज किया गया। अब जो था द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। स्टेट जनरल का चुनाव जो है सो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा किया जाने लगा। स्टेट जनरल्स का चुनाव एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा किया जाने लगा, और इसका स्टेट जनरल का नाम बदल करके कर दिया गया नेशनल असेंबली, है ना। स्टेट जनरल्स का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब नया जो हिम्स था, नई जो गुणगान होती थी, पहले राजा के प्रति गुणगान किया जाता था, कोई भी हिम्स होता तो वो राजा के गुणगान में होता, लेकिन अब जो नया हिम्स जो कंपोज किया गया और जो शपथ लिया गया, ओथ टेकन एंड मैट्रियस कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। अब जो ये नया गुणगान हो रहा है, जो नया, जैसे हमारे यहाँ जो अब नया गान होता है तो राष्ट्रगान है, जनगण और वंदे मातरम आपका राष्ट्रगीत है, तो है ना। लेकिन पहले राजा लोग के समय तो उसको नहीं चलने देता था, लोग राजा के नाम का ही सब कुछ निकलता था। अब कहता है, पहले देखिए कि जनरल स्टेट्स का नाम बदल करके अब नेशनल असेंबली कर दिया गया, और जो है सो अब नेशनल असेंबली का जो चुना जाता, जो नेशनल असेंबलीज के जो लोग चुने जाते थे वो सब जनता के द्वारा चुने जाते थे। और अब ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो कंपोज किया गया हिम्स या फिर जो ओथ शपथ लिया गया, ये सब किसके नाम से था, वो सब राष्ट्र के नाम से था, है ना। सब जो है सो नेशंस के नाम से था, है ना। स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। अब जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको जो है सो प्लेस में रख दिया गया और फॉर्मुलेटेड किया गया यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, है ना। सारे नागरिकों के लिए जो है सो नियम कानून बनाया गया, और विद इन इट्स टेरिटरी, अपने क्षेत्र के अंतर में, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। अब जो कहता है जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज था और ड्यूज था, ये सब को खत्म कर दिया गया, है ना। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को सब एबॉलिश कर दिया गया, और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड। किसको एडॉप्ट किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को एडॉप्ट किया गया। और डिसमिस किसको किया गया, एबॉलिश किसको किया गया, कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को। कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड अ न्यू यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड, है ना। न्यू uniform system of weights and measures was adopted, whereas custom duties and dues were abolished. Regional dialects were discouraged, discouraged, and French as it was spoken and written in Paris became the common language for the nations. अब जो वहाँ का रीजनल डायलेक्ट है, रीजनल डायलेक्ट मतलब वहाँ का जो लोकल भाषा था उसको डिस्करेज किया गया, मतलब उसको प्रोत्साहित नहीं किया गया, उसको जो है सो रोक दिया गया, मतलब एक कॉमन भाषा बनाया गया, है ना। फ्रेंच को जो है सो एक भाषा बनाया गया। फ्रेंच जो कहाँ बोला जाता था, पेरिस में लिखा और बोला जाता था,
फ्रेंच लैंग्वेज जो है सो फ्रांस का जो कैपिटल सिटी था पेरिस, वहाँ पे जो भाषा बोला जाता था उसी को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया पूरा देश के लिए। मतलब अब आप लोकल भाषा में जो है सो लिख या बोल नहीं सकते थे, आपको फ्रेंच में ही जो है सो बोलना या लिखना था, और उसी को पूरा देश के लिए भाषा बना दिया गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कहता है द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड, है ना, डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम, है ना, डिपोटिज्म, इन अनदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। अब ये क्रांतिकारी लोग अपने देश को तो आजाद करा ही दिए, उसके बाद अब ये लोग का कहना था कि अब हम लोग का काम है यूरोप के अन्य और जो देश है वो सबको भी आजाद कराना हमारी जिम्मेदारी है ना। When the news events in France reached to the different cities of Europe, जब ये न्यूज जो है सो यूरोप के अन्य शहरों में फैला, क्या कि अब वो लोग का कहना है कि अब जो है सो राष्ट्रवाद की भावना जो है सो फ्रांस में तो आ ही गया है, अब पूरे पूरे यूरोप में इसको जो है सो फैलाना है। ये जब न्यूज यूरोप के अन्य शहरों में फैला, तब जितने भी स्टूडेंट्स थे और अदर्स एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, वो सब जो है सो अपना अलग अलग एक क्लब बनाना शुरू कर दिए, है ना। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स का निर्माण करना शुरू कर दिया। जैकोबिन क्लब्स का निर्माण जो है सो रॉबर्ट पीरे के द्वारा कराया गया था, है ना। रॉबर्ट पीरे इसके जो है सो मेन लीडर थे, है ना। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी व्हिच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790। अब इनका जो आर्मी लोग थे, इनका जो देश को स्वतंत्र कराने वाले जो रिवोल्यूशनरी लोग थे, आर्मी लोग थे, वो सब फिर बाद में जो है सो फ्रांस से जो है सो मूव करके हॉलैंड चले जाते हैं, बेल्जियम चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं और बाद में इटली भी चले जाते हैं 1790 में। किस लिए? वहां भी देश को आजाद कराने के लिए। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वार्स, है ना, जैसे रिवोल्यूशनरी वार जो है सो फैलता है ना, the French army began to carry the idea of nationalism abroad। अब फ्रेंच के आर्मी लोग जो थे वो राष्ट्रवाद की भावना को जो है सो पूरे अन्य देशों में भी, दूसरे देश में भी फैलाने लगे थे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है सो ये देख लिए। अब अगले दिन अब यहाँ पे एक आप देख लीजिए, ये जो है सो मैप को देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे देश का नाम दिया हुआ है, नॉर्वे स्वीडन है, डेनमार्क है, पोलैंड है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में कवर कर दूंगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट के साथ मैं फिर से एक नए वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।